आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अपनी बढ़त को गंवा चुका है क्योंकि दिन के निचले स्तरों पर आकर बाजार अब कर रहा है ट्रेड। तो सुबह जहां खुले उसके बाद तेजी पकड़ी और अब वापस ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलते हुए दिखेगा। निफ्टी 17,522 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मामूली बढ़त सिर्फ अब रह गई है 34 अंकों की। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये अब लाल निशान में फिसल चुका है। डे लो पर ट्रेड कर रहा है 70 अंकों की गिरावट के साथ। सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स में भी आपको यही रुझान दिखाई देगा। ये भी ऊपरी स्तरों से फिसल कर अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फिलहाल सिर्फ 30 अंकों की बढ़त रह गई है, लेकिन दिन के निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का हो रहा है। तो इसीलिए एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से क्या है और उसके बाद चर्चा करेंगे स्टॉक्स की और साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज भी लेंगे इंडेक्स पर। तो फिलहाल की स्थिति आपके सामने लेकर आते हैं। ये तो इनफैक्ट आपके सामने ब्रॉडर मार्केट्स की स्थिति है जहां पर 1465 शेयर हैं जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। लगभग 1300 शेयर दबाव में, तो स्लाइटली ज्यादा है बढ़ने वाले शेयरों की संख्या, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50 का रुझान देखने को मिल रहा है। ये एशियन मार्केट्स का अपडेट आपकी स्क्रीन पर 1/4% ऊपर निक्केई कारोबार कर रहा है। कॉस्पी और ताइवान में आपको दबाव दिखेगा, गिरावट दिखेगी आधा से 1% की। शंघाई और हैंगसेंग भी 2% तक लुढ़के हुए हैं। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। तो एशियाई बाजारों से कोई बहुत बेहतर संकेत नहीं है। अब देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स को। अमेरिका के फ्यूचर्स आपको सुस्त दिखाई देंगे। डाउ फ्यूचर सिर्फ 23 अंक ऊपर है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में देखें तो फ्लैट ही है। नेस्डेक का फ्यूचर 53 अंक ऊपर है, जो कि 0.50% की बढ़त है। तो आधा % ऊपर नेस्डेक का फ्यूचर जरूर है, लेकिन डाउ फ्यूचर फ्लैट कर रहा है ट्रेड। S&P 500 फ्यूचर सिर्फ 8 अंक ऊपर है। तो अमेरिका के बाजार भी सुस्त फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में रिमेनिंग सेशन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बाजार तो हल्का हो रहा है ऊपरी स्तरों से। निफ्टी अब 17,500 के नजदीक आ चुका है। संकेत विदेशी तर्ज पे भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव है नहीं। क्या सजेशन रिमेनिंग सेशन के लिए? निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सेलिंग है अपर रीजन से। मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद लगातार हमने गिरावट देखी। तो मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सेलिंग जरूर है, काफी हद तक नजर आ रही है। निफ्टी अब जो ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स करीब ट्रेड कर रहा है 17,510 के आसपास। 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर शायद समझ जाए क्योंकि कल का क्लोज भी वहीं पर है इसलिए। लेकिन अब लग सकता है कि यहाँ पर न बाइंग ट्रेड बनता है न सेल, क्योंकि 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो अब जो ट्रेड कर रहा है 40,300 के आसपास। कल का जो क्लोज था वो ब्रीच हो चुका, उसके नेगेटिव में हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अपनों जो भी मिलेगा बैंक निफ्टी में, मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, थोड़ा अपनों मिलना चाहिए करीब 40,400 के आसपास। शायद वहां पर मौका मिले शॉर्ट करने का, फिलहाल नहीं। ओके, तो बाजार थोड़ा हल्का और हो सकता है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी गावस आपको नहीं दिख रही है। और अमेरिका के फ्यूचर्स भी आपको बताएं तो डाउ फ्यूचर्स भी अपने ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लगभग 300 पॉइंट। तो संकेत फिलहाल के ये बने हुए हैं। तो चलिए इंडेक्स को छोड़ देते हैं, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गावस साहब कुछ स्टॉक्स निकाले हैं क्या आपने? बिल्कुल, मुझे मस्कान डॉग अच्छा लगता है। डिफेंस स्पेस पे है, राइट 3-4 दिन से साइडवेज कंसोलिडेशन देखते हैं, आज अच्छा लगता है। 637 में ट्रेड कर रहा है, 620 का स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है आते दिन में 660 675 लेवल देखने को मिल सकते हैं मस्कान डॉग। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है इंडस टावर। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेस बन रहा है, संकेत दे रहा है, ट्रेड कर रहा है 192 जोन्स पर। पॉसिबल है कि 198 200 जोन भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप होगा 190 इंडस टावर। ओके, ठीक है। तो इंडस टावर और मैज़गांव डॉक ये दो स्टॉक्स हैं जो आप खरीद सकते हैं, तेजी की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और मैज़गांव डॉक तो हमारी लिस्ट में भी शामिल है जो हमने मिड कैप्स की तैयार की है। तो चलिए मिड कैप्स के स्टॉक्स ही ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो इंडेक्स दिखा देते हैं एक बार फिर से, उसके बाद स्टॉक्स दिखाएंगे पॉकेट्स जहां पर एक्शन है तेजी या फिर मंदी की तरफ। इंडेक्स बिल्कुल अब फ्लैट हो चला है, दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है कारोबार, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। एनबीएफसीज पहले लाते हैं आपके स्क्रीन पर। एनबीएफसीज में खरीदारी देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में मोमेंटम रहा है। और रेपको होम फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, होम फर्स्ट फाइनेंस, आईबी हाउसिंग 4.5-5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आप देखिए ऑटो और ऑटो एंसिलरी, टीवीएस मोटर्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, जेटीकेटी इंडिया, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, यहाँ पर 3.5% तक के मूव्स हैं। साथ ही पीएसयू स्टॉक्स, गाबा साहब ने भी मैज़गांव डॉक का जिक्र किया था,
इसके अलावा आप देखिए भारत डायनामिक्स, मिश्र धातु निगम, एनसीसी, एनबीसीसी, पीएसयू स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी ऊपर हैं जिसमें आरसीए, जीएनएफसी, फैक्ट और एनएफएल हैं। यहाँ 3.5% तक की तेजी दिखाई देगी। रियल्टी में रौनक है आज। प्रेस्टीज, आईबी रियल, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी ये तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। 3% तक के मूव इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। आईटी कमजोर है, एलएनटी टेक कमजोर, रिजल्ट्स इंपैक्ट। इसके अलावा केपीआईटी टेक, साइंट और साथ ही फर्स्ट सोल्यूशन भी दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। इस बीच एक बार निफ्टी को फिर से लेकर आते हैं। 17,500 के नीचे अब कारोबार कर रहा है, तो ऊपरी स्तरों से वापस से बाजार तेजी से फिसलते हुए आपको दिखाई देगा और अब 17,500 को निफ्टी ब्रीच कर चुका है लाल निशान में। तो अब ये निफ्टी आप देखिए 17,496 पर कर रहा है ट्रेड। सिमिलरली बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में दिखाई देगा। गाबा साहब ने भी इंडेक्स पर राय दी ही है। फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर कारोबार करते हुए बाजार आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं पिरामल फार्मा की। दरअसल पिरामल एंटरप्राइजेज से निकली कंपनी पिरामल फार्मा की बाजार में आज लिस्टिंग हुई है और एनएससी पर पिरामल फार्मा 200 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई है। पिछले साल अगस्त में पिरामल एंटरप्राइजेज से डीमर्ज होकर कंपनी बनी थी और कंपनी को लेकर मैनेजमेंट की आगे की क्या योजना है इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन अजय पिरामल और चेयरपर्सन नंदिनी पिरामल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में और कंग्रेचुलेशंस। अजय जी, पहले तो इनफैक्ट आपसे ये जानना चाहेंगे, फार्मा जो है वो पिरामल्स की जीन रही है सिंस स्टार्टिंग, तो पहले तो बताइए पिरामल फार्मा को लेकर आगे के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आगे के लिए, कैसे बिजनेस शेप अप करेगा इन कमिंग क्वार्टर्स? जैसा माहौल देश विदेश में बन रहा है और जैसे इंडिया का अभी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही है। आज कुछ 90% जो हमारे सेल्स हैं वो ग्लोबल सेल्स हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट भारत के सिवाय यूएस में है, कनाडा में है और यूरोप में भी है। तो इस जगह जब जैसे ग्लोबल कंपनीज अभी चाइना +1 की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं और जैसे इंडिया का भी नाम और बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत आगे चल कर के बहुत स्कोप है और हम जो देख रहे हैं भविष्य को वो उज्जवल देख रहे हैं। अच्छा नंदिनी जी, एक चीज़ और बताइए, अगर हम आपके बिजनेस की बात करें, अलग अलग ज्योग्राफीज की बात करें, तो लगभग 40% बिजनेस आपका यूएस मार्केट से आता है। कैसे सेल्स मिक्स आगे देख रहे हैं, मार्जिन्स आगे कैसे रह सकते हैं? हम पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो दूसरे कंपनी के लिए हम बनाते हैं, तो दैट वे द प्राइसिंग इज एक्चुअली मच बेटर देन इन द जेनेरिक प्राइसिंग, सो वी आर नॉट सो वरीड अबाउट प्रोडक्ट अप्रूवल्स। क्वालिटी फॉर अस इज तो फाउंडेशन है, कॉर्नरस्टोन पर क्वालिटी है और जो एफडीए भी आते हैं हमारे पास, एमएचआरए भी आते हैं और हमारे सब कस्टमर भी आते हैं। तो हर हफ्ता एक्चुअली कोई भी कस्टमर, कोई भी रेगुलेटर हमारे साइट में है तो हम 24/7 तैयारी है। एज लोग देखो बहुत ही आंखों हमारे देखते हैं, तो वो अच्छा है। और जो हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस है वो तो बहुत फास्ट ग्रोइंग है। हमारे ब्रांड लिटिल्स है जो करीना कपूर ने एडवर्टाइज करते हैं हमारे लिए, तो वो तो स्मॉल बेस है, वो दैट विल ग्रो वेरी फास्ट। So share of domestic market will increase because it is coming from a very small base, but it is fast growing. अच्छा नंदिनी, अगर हम कैपेक्स कॉस्ट की बात करें तो क्या प्लान्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ कैपेक्स कॉस्ट आप देखती हैं नेक्स्ट 12 to 24 months? Yes, हमने सब एक्चुअली हमने देखा कि वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, तो हमने बहुत ऑर्गेनिक कैपेक्स किया है, बोथ यूएस में, यूके में एज वेल एज इंडिया। हमने नए एक्सपेंशंस कर रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट 12 to 24 months हमका कैपेक्स विल बी $150 million होगा। एक मैं खाली क्लैरिफाई कर दूं, जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में अभी कोई प्लान नहीं है हमारा उसमें एंट्री करना।
हमारे OTC बिजनेस जो इंडिया में है उसको ही हम बढ़ा रहे हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और अजय जी, अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करें तो कौन सी वो कैटेगरीज होंगी जहां पर आप स्कोप देख रहे हैं एक्विजिशंस का या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स आपके? देखिए, तीनों जगह जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हमने, अब आप देखेंगे कि ये कार्लाइल 2020 में आया है। पिछले 2 सालों में हमने 3 एक्विजिशंस किए हैं, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में भी किए हैं, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स के लिए भी किए हैं, और ब्रांड्स जो अगर OTC बिजनेस में मिले तो उसमें भी करेंगे। आपको ये देखना है कि जिधर भी हमारे ऑलरेडी जैसे OTC में डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स फोर्स है, हमारा अंडरस्टैंडिंग विद डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो उस समय कोई ब्रांड जो हमारी स्ट्रैटेजी में फिट होती है वैसे एक्विजिशंस करेंगे। सिमिलरली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, कई बार ये होता है कि हमें एक्सपेंशन करना होता है फैसिलिटीज़ का, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्पेशल कैपेबिलिटी हो जिससे कस्टमर का ये बढ़ता है हमारा सर्विस, तो वो भी करेंगे। ओके चलिए, शुक्रिया अजय जी और नंदिनी आप दोनों का ही आने के लिए CNBC आवाज़ पर, और कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, आगे के लिए गुड लक। तो चलिए, तो बात हुई पिरामल फार्मा की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब, NBFCs में रेपको होम फाइनेंस, PNB हाउसिंग ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऑल्दो मार्केट थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा हुआ है। सिमिलरली फर्टिलाइजर पैक में RCF जैसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है इनमें से किसी शेयर में, या छोड़ दे? रेपको होम में एक बाउंस तो नजर आता है, लेकिन ये वायबल बाउंस नहीं लगता क्योंकि अपर रीजन में सेलिंग भी है, तो आई थिंक इग्नोर कर दे तो ठीक रहेगा। PNB हाउसिंग में पॉसिबल है कि एक अप मिले, बेस बना हुआ है 390 में, हो सकता है थोड़ा वक्त दे तो 430 भी जा सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 409 में, स्टॉप होगा 395, तो एक PNB हाउसिंग में शायद एक अप मिल सकता है। ओके तो ये बात है PNB हाउसिंग की, 409 410 के आसपास कर रहा है ट्रेड। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की भी और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की भी। दरअसल बाजार में ट्रेडर्स के लिए अब एक चेतावनी है। अगर आप 21 या फिर 24 अक्टूबर को शेयर लेंगे तो आपका सेटलमेंट 27 अक्टूबर को होगा। इस पूरी डिटेल्स पर जानकारी देने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। तो सुमित, बताइए क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो भी ट्रेडर्स हैं या फिर जो भी लोग इंट्राडे पोजीशंस बनाते हैं, BTST पोजीशंस बनाते हैं, नियर टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये जो जानकारी है ये काफ़ी क्रूशियल है। दरअसल फ्राइडे को यानी कि 21 तारीख को और उसके बाद वाले हफ्ते में हम त्योहार की तरफ जाएंगे जिसमें दिवाली होगी, तो उसमें कई सारी ट्रेडिंग हॉलीडेज होंगे, तो सेटलमेंट साइकिल के अंदर थोड़ा फेरबदल होगा। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और 21 तारीख को कोई पोजीशन, फ्राइडे की कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो उसका सेटलमेंट आपको जाके कहीं 27 तारीख के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बड़ी ट्रेडिंग साइकिल के बाद आपका कहीं सेटलमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वही क्लब होगा 24 तारीख के सेटलमेंट के साथ, यानी दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग के सेटलमेंट के साथ। क्योंकि दिवाली है इसीलिए आपका सेटलमेंट की जो साइकिल है उसको क्लब कर दिया गया है। इसको और आसान सरल भाषा में आप एक आंकड़ों के जरिए समझेंगे कैसे फेरबदल होगा इस पूरी ट्रेडिंग को लेकर। दरअसल शुक्रवार का दिन जो है वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग का दिन है जिसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। तो अगर आप उसमें कोई पोजीशन को लॉन्ग करते हैं तो आपका T+2 के हिसाब से सेटलमेंट जो होना चाहिए आमतौर पे वो मंगलवार को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल है। लेकिन क्योंकि सोमवार को दिवाली है जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और उस मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 घंटे के लिए ट्रेड जो है वो खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो इसीलिए उसका सेटलमेंट भी क्लब किया जाएगा उसके साथ वाली साइकिल के साथ। इसीलिए पहला ट्रेडिंग सेटलमेंट बैठेगा 25 तारीख और उसके बाद दूसरा ट्रेडिंग सेटलमेंट, क्योंकि 26 को छुट्टी है इसलिए बैठेगा 27 तारीख। इसीलिए आपका 24 तारीख का सेटलमेंट और 21 तारीख का सेटलमेंट, दोनों सेटलमेंट जो है वो एक साथ क्लब होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि 27 तारीख को सेटल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको कोई भी पोजीशन अगर आप ले रहे हैं तो इसी आधार से लीजिएगा कि दिवाली वाले दिन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन और उसके बाद की छुट्टी जो 26 तारीख को है, उन दोनों को सेटल करने के बाद 27 तारीख को ही आपका सेटलमेंट ट्रेड आपके पास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है सभी ट्रेडर्स के लिए जो कि अपनी पोजीशंस को फ्राइडे या ओवरनाइट या BTST के तौर पे लेते हैं।
तो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं 21 या फिर 24 को, तो उनका सेटलमेंट 27 अक्टूबर को होगा, तो इस बात पर कृपया ध्यान दीजिए। शुक्रिया आपका सुमित डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। नया हफ्ता और इस हफ्ते 3 खिलाड़ियों की जो मुकाबला हो रहा है। आईडीबी कैपिटल के ब्रजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और राजन शाह के बीच मुकाबला है। अब तक के रिटर्न की स्थिति, साथ ही साथ अगर कोई बदलाव है उनके पोर्टफोलियो में, तो वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और अगर हम बात करें राजन शाह की, तो आईएफएल वेल्थ में इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1885 के लेवल्स पर। 1980 के हालांकि इनके टारगेट थे, स्टॉप लॉस 1825 का था, लेकिन इन्होंने एग्जिट किया है इस पोजीशन से। तो ये एक अपडेट है राजन शाह के पोर्टफोलियो में। मैज़गांव डॉक बाय करने की सलाह, 700 के टारगेट, 615 का स्टॉप लॉस, 637 पर कर रहा है ट्रेड। गावा साहब ने भी अभी कॉल दी है मैज़गांव डॉक पर, एक खरीदारी का ट्रेड दिया है। राजन शाह भी इसे ऐड करना चाहते हैं। अमित सेठ ने एग्जिट किया है डीएलएफ से 373 के लेवल्स पर, और इनकी ओर से बाय करने का सजेशन था 395 के, हालांकि इनके टारगेट थे, लेकिन यहां से इन्होंने एग्जिट कर लिया है। अभी 370 पर कर रहा है ट्रेड। अब रिटर्न की स्थिति ले आते हैं, और रिटर्न की स्थिति में अब तक लीड कर रहे हैं ब्रजेश एल, जिनका पोर्टफोलियो 12.25% का रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो 10% का रिटर्न लैंड कर रहा है, और राजन शाह का पोर्टफोलियो 2.5% का रिटर्न दे रहा है। तो तीनों ही खिलाड़ी की ओर से पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन लीड कर रहे हैं ब्रजेश और अमित सेठ, जहां पर ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर बनी हुई है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात करेंगे बजाज ऑटो के ईडी राकेश शर्मा से। नमस्कार।